हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज मैं चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का पार्ट 2 डिस्कस करूंगी। मैं पार्ट 1 डिस्कस कर चुकी हूँ। उससे पहले हम लोग फ्रांसीसी क्रांति पढ़ चुके हैं, तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। रूसी साम्राज्य या फिर रूसी समाज। तो पहले हम जान लेते हैं कि रूसी क्रांति जो थी वो 1917 में हुई, जो अक्टूबर में हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग पेपर में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा नाम बदल के पूछ लिया जाए या मैचिंग्स में पूछ लिया जाए, तो फिर आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रूसी क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है क्योंकि अक्टूबर में हो गई थी। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये क्यों हुई, ये इसके पीछे का क्या है। तो 1914 में जार निकोलस द्वितीय, इसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखते हैं हम, इसमें टी साइलेंट होता है। तो ये वहाँ का राजा बना और उसने बहुत सारे रूस के समाज में बदलाव किए। रूस तो हम चलो पहले हम देख लेते हैं उसका साम्राज्य या समाज। जो रूस, तो आप जानते हैं यूरोप में खुद एक बहुत बड़ा राज्य है, तो उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे जो वर्तमान के राज्य हैं वो उस समय रूस का ही हिस्सा हुआ करते थे। जैसे है फिनलैंड है, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। ये जो तीन हैं नीचे के, ये एशिया के पार्ट्स थे, बाकी सारे यूरोप के ही पार्ट हैं ऊपर के। क्योंकि ये पैसिफिक सागर तक फैला हुआ था, महासागर तक, इसी कारण ये अपनी मतलब रूस का जो क्षेत्र बोल सकते हैं बहुत बड़ा था। तो यही एक कारण है कि रूस बहुत बड़ा था और उसमें क्रांति होना, क्योंकि बड़े राज्य में क्रांति होना एक बड़ा सूचक होता है कि कुछ एक बड़ा बदलाव आने वाला है। तो समाज है, तो हम समाज में धर्म के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी समाज में धर्म के बारे में नहीं जानना शायद हम एक कड़ी को छोड़ देंगे किसी पजल को सॉल्व करते टाइम, क्योंकि जब हम क्रांति पढ़े तो एक पजल ही है हमारे लिए। हाँ, तो धर्म देखिए यहाँ पे मतलब बहुत सारे तरह के धर्म थे। जैसे कि जो इसमें था, मुख्य था ईसाई धर्म। ईसाई धर्म जो मुख्य था वो तीन भागों में, या हम बोल सकते तीन शाखाओं में विभाजित था। जिसमें जो रूसी ऑर्थोडॉक्स है ना, ये प्रभुत्व में था, मतलब कि जो यहाँ की जो बहुमत की जो जनसंख्या थी ये रूसी ऑर्थोडॉक्स को ही मानती थी। यह ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च की एक शाखा है, ये वहीं का धर्म है जिसे रूस में अपनाया गया। उसके बाद कैथोलिक, क्योंकि यही ईसाई धर्म का सेकंड ब्रांच है, और फिर प्रोटेस्टेंट, ये इसका थर्ड ब्रांच है। यानी ईसाई धर्म आप बोल सकते हैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था वहाँ पर। उसके अलावा है इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म भी वहाँ पर थे, मतलब कुछ राज्य में। क्योंकि मैंने आपको बताया जो वर्तमान के राज्य हैं वो उस टाइम रूस का हिस्सा थे, तो सब अपने अपने धर्मों को मानते थे। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था, क्योंकि अर्थव्यवस्था और समाज को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हमें सारी चीज़ों में, सभी क्रांतियों में जो एक चीज़ कॉमन मिलती है और जो मिलेगी हमें, वो ये होगी कि सारी जितने भी देश होंगे उनकी जो आबादी होगी उसका जो मैक्सिमम पार्ट होगा वो हमेशा कृषि पर ही निर्भर होगा। कुछ एक देश होंगे जिनमें उद्योग शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन उसमें भी वो मामला 40-60 का ही हो सकता है, लेकिन जो बड़ी आबादी होगी वो हमेशा कृषि पर ही निर्भर होगी। तो इसी प्रकार इस समाज में भी, जैसे हमने देखा था कि शुरुआती टाइम पर फ्रांस की क्रांति, अपने क्रांति के शुरुआती टाइम पर 90% थी जो कृषि पर आधारित थी। लेकिन जब रूसी क्रांति हुई 1917 में, मतलब हम 14 का समाज पढ़े, तब तक फ्रांस की क्रांति सिर्फ 40% से 50% ही थी कृषि पर आधारित। आप देख रहे हैं अंतर, 40 से 50% का अंतर। और रूस की क्रांति कितनी थी, रूस की आबादी कितनी थी, 85%, 85% जो इसकी आबादी थी वो सिर्फ कृषि पर निर्भर करती थी। तो आप जानते हैं जब किसी भी समाज का बड़ा हिस्सा जब अगर कृषि पर निर्भर करेगा तो समाज का विकास काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसका ये फ़ायदा ये था कि ये समाज पर कृषि पर निर्भर होने के बावजूद जो इनका निर्यात होता था अनाज का या किसी और चीज़ों का, जो भी कृषि से लोग उत्पादन करते थे, उसका निर्यात बहुत बड़ा था। ये लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब का तो उगाते ही थे, साथ में ये अपने निर्यात के लिए भी उगाया करते थे। आप सोच सकते हैं कि रूस का समाज वैसे ही बहुत बड़ा है, उसके बाद भी लोग निर्यात कर रहे हैं, मतलब इनकी जो कृषि की क्षमता है वो बहुत अच्छी होगी।
वहाँ पे कृषि समाज में एक प्रथा थी, वो थी कम्यून प्रथा। ये मीर द्वारा, इसे मीर भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता था कि जितने भी किसान होते थे, ये अपनी सारी ज़मीनों को, अपनी संपत्तियों को इकट्ठा करते थे और कम्यून को दे देते थे। फिर वो कम्यून वो डिसाइड करते थे कि किस परिवार को कितनी ज़मीन या कितनी संपत्ति मिलेगी, क्योंकि परिवारों की ज़रूरत के हिसाब से होती थी। हो सकता है किसी परिवार में 20-25 लोग हों, किसी परिवार में सिर्फ 5-6 लोग हों, तो अब 5-6 लोगों के पास बड़ा हिस्सा हो ज़मीन का और 20-25 वालों के पास छोटा हिस्सा हो, तो ये समाज में एक तरह का भेदभाव एक उत्पन्न करता है। तो वो उस वहाँ के किसान इस बात से बहुत अवेयर थे कि हमें ऐसी कोई प्रथा को रखना ही नहीं जो भेदभाव करे। तो इसलिए वो अब क्या करते थे, पहले अपनी संपत्तियों को इकट्ठा करते थे, फिर उसे लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बांट दिया करते थे। ये बहुत अच्छी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है रूस में। वहाँ पर सामंतवाद होता था, लेकिन सामंतवाद इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जो वहाँ पे जो छोटे किसान होते थे वो इस कम्यून प्रथा को ज़्यादा मानते थे, और वो अक्सर ये लोग बड़े सामंतों से भी ज़मीनों को छीन कर यही किया करते थे, ताकि सभी लोग अगर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है तो कृषि पर ज़्यादा ध्यान दें। तो ये जो चीज़ हमें देखने मिलती है कि यहाँ के किसानों और लोगों में समाजवाद का गुण था। तो आप देख सकते हैं कि समाजवाद की शुरुआत कितने निचले स्तर से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर आम लोगों तक या किसानों तक पहुंचेगी तो वो सक्सेसफुल होने में ज़्यादा, मतलब उसके हम बोल सकते हैं कि पॉइंट्स बन सकते हैं कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। इसी प्रकार वहाँ का उद्योग देखते हैं। उद्योग वहाँ पे सीमित थे, क्योंकि उद्योग वहाँ कम थे। मैंने आपको बताया कि जो बहुत बड़ी जनसंख्या थी वो आबाद कृषि पर ही निर्भर थी, तो उद्योग सीमित थे, कारीगर कम हुआ करते थे। लेकिन जो उद्योग थे वो निजी संपत्तियों के हाथ में होते थे, तो और लोगों को इतना कोई खास उद्योगों में दिलचस्पी भी नहीं थी, तो इसके कारण भी उद्योगों का वहाँ पर विकास नहीं हो पाया। लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे जो शहर हैं, वहाँ पे बड़े बड़े शहर, वहाँ पे उद्योगों का विकास बहुत अच्छा हुआ। तो वह उद्योग, मतलब जैसे बोल सकते हैं हम हब होता है, इंडस्ट्रियल हब माना जा सकता है वो वहाँ के समाज में एक बहुत अच्छी चीज़ थी, जो ये थी कि मजदूरों का जो वेतन है और काम करने का जो समय है वो बहुत निश्चित था, कि किसको कितनी मजदूरी मिलेगी, कौन कितने घंटे काम करेगा, ये सब काम वहाँ पे सब निश्चित था। और इन सब की रखवाली या इन सब को रेगुलेट करने का काम था गवर्नमेंट को। देख रहे आप, रेगुलेशन और इंडस्ट्री गवर्नमेंट का काम ही होता था कि वो देखे कि निजी संपत्ति लोगों के साथ कुछ बुरा व्यवहार तो नहीं कर रही, उनकी वेतन ठीक समय पे ठीक अमाउंट में दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उनका जो काम के समय है वो ज़्यादा कम तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि 1890 आते आते, यानी कि सिर्फ कुछ टाइम, मतलब 1914 से कुछ टाइम पहले तक ही रेलवे और कारखानों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ था। तो हम ये देख सकते हैं कि वहाँ के समाज में भी बदलाव आया, और उस विकास का या उस विस्तार का जो फ़ायदा हुआ कि वहाँ का जो कोयला उत्पादन था वो 2 गुना हो गया, 2 गुना बढ़ गया। ये जो एरो होता है ये हमेशा बढ़ने का होता है, ये एरो घटने का या गिरने का एरो होता है। तो जहाँ पे आपको ये एरोज नज़र आएंगे आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और जो स्टील उत्पादन है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर 4 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसका मतलब था कि अब रूस का जो समाज है वो औद्योगिकरण की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि मैं आपको औद्योगिकरण के बारे में शुरू में बता चुकी हूँ। तो आप पिछले लेक्चर में जाके देखिएगा कि औद्योगिकरण का मीनिंग क्या है और कहाँ कहाँ इसका विकास हुआ है। वहाँ के समाज में हम एक चीज़ और देख सकते हैं, वो था महिला पुरुष, मतलब महिलाओं के पास भी वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार नहीं था, वो उद्योग में नहीं आ सकती थी, वो आ सकती थी। लेकिन हर समाज की तरह वहाँ पे भी महिलाओं के साथ थोड़ा भेदभाव था कि श्रम विभाजन और जो वेतन का जो बड़ा अंतर था वो बहुत देखने को मिलता था। आप देख सकते हैं सिर्फ 31% महिलाएं 1914 तक ही काम करती थी। लेकिन फ्रांस के मुकाबले अगर हम इसकी तुलना करें तो ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि वहाँ पे महिलाएं एक्टिव थी अपने अधिकारों के प्रति। तो आइए हम देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है जो रूसी क्रांति को इतना सार्थक बनाती है। वो है रूस में समाजवाद। किस प्रकार रूस में समाजवाद आया। तो रूस में समाजवाद से पहले हम देख लेते हैं जो 1914 में, क्योंकि 1914 में जार निकोलस वहाँ का राजा बना, तो उससे पहले के जितने भी जो राजनीतिक दल हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पर भी राजशाही थी, राजतंत्र वहाँ पे भी स्थापित था, तो राजनीतिक दल वहाँ पे सब अवैध ही माने जाते थे। लेकिन इसके बावजूद 2 ग्रुप्स का यहाँ पर स्थापना हुई। तो एक थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, दूसरी थी सोशली रिवॉल्यूशनरी पार्टी। जो ये वाला ग्रुप था, पहला ग्रुप जिससे 1989 में इसकी स्थापना हुई, ये मार्क्सवाद से बहुत ही प्रभावित था और उसके सम्मान में ही इस ग्रुप को उन्होंने स्थापित किया। मार्क्सवाद हमेशा श्रमिकों के प्रति संवेदनशील रहे हैं, वो हमेशा श्रमिकों के हक की बात करते हैं, उनके हक में आवाज़ उठाते हैं। तो ये जो
देख सकते हैं हम यहाँ पे कि श्रमिकों और कृषकों का जो समाज था उस पर मार्क्सवाद का कितना प्रभाव था। जब हम किसी वर्ड शब्द के पीछे वाद लगाते हैं तो किसी विचारधारा की बात कर रहा होता है। तो मार्क्स, कार्ल मार्क्स का नाम है, हम जिसे मार्क्स के नाम से भी डिनोट करते हैं। और मार्क्सवाद का मतलब है कार्ल मार्क्स के द्वारा जो विचार दिए गए हैं लोग उसको मानते हैं, उन विचारधाराओं को मानने वाले लोगों को मार्क्सवाद या मार्क्सवादी कहा जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, इनकी स्थापना हुई। तो जो सेकंड ग्रुप है जो 1900 में इसकी स्थापना हुई, ये किसानों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील था। और पहला ग्रुप ये था श्रमिकों के प्रति। तो आपको थोड़ा आसानी होगी समझने में कि जो सोशली रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी किसानों के अधिकारों की मांग करती थी, क्योंकि बड़ा समाज है और मतलब सामंतवाद और राजशाही तंत्र वहाँ पर भी थी और उद्योग तो धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। तो इसके कारण किसान अपनी मांगों को किसके पास उठाए, तो इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया। तो इस संगठन हमेशा किसानों के हक की बात करती थी, क्योंकि समाजवाद जैसी जो विचारधारा है वो किसानों में ज़्यादा देखने को मिली, कम्यून जैसी प्रथा के चलते। तो लोगों को लगता था, स्पेशली इस ग्रुप के लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो हमारा कृषक समाज है, ये समाजवाद या फिर किसान क्रांति के लिए बहुत अच्छा एक ग्रुप है। लेकिन वहाँ का जो एक नेता था व्लादिमीर लेनिन बोलते हैं, इसका पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन है। तो ये कृषक क्रांति के पक्ष में था। उसका कहना था कि श्रमिक क्रांति, उसका कहना था कि श्रमिकों का कोई वर्ग नहीं होता है, उसकी कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो किसान होते हैं वह वर्गों में विभाजित होते हैं और हर वर्ग का व्यक्ति कृषि कर सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उसके पास संपत्ति हो या ना हो, तो कोई भी कृषि कर सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति। लेकिन श्रमिकों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि वह लोग सब जो गरीब होंगे वही श्रमिक होंगे। कोई अमीर व्यक्ति कभी श्रमिक नहीं कहलाता है, इसलिए श्रमिक क्रांति होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं वहाँ के समाज में भी 2 विचारधाराएं थी, जो एक कृषि क्रांति की तरफ विचार करती है, जो उसका समर्थन करती है। दूसरी व्लादिमीर लेनिन जिनका नेता था वो श्रमिक क्रांति के पक्ष में थे। वो कहते, मैंने आपको बताया कि इनका कोई एक सामाजिक समूह नहीं है, सभी वर्ग इसमें होते हैं। तो वह वोल्शेविक श्रमिक, यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन चुके थे, वोल्शेविक समूह और मेशोविक समूह। तो ये उन दोनों के नेता थे। लेनिन वोल्शेविक का था और मेशोविक का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया किताब में, तो मैं आपको उसका नाम नहीं बता पाऊंगी। लेकिन ये 2 ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप हुआ करते थे, क्योंकि जो लेनिन था उनका ये मानना था कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी ग्रुप हो, वो अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी प्रकार की हमें क्रांति करनी है तो हमें अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार हम पढ़ाई में भी बोलते हैं कि अगर आपको कोई क्रांति करनी है तो आप अनुशासन लाइए। पढ़ाई की क्रांति के लिए भी नियंत्रण और सीमित संख्या, वो कहते थे कि नियंत्रण बहुत होना चाहिए हमारे समूहों पर और संख्या सीमित होनी चाहिए। हर किसी को इस पर ऐड नहीं कर सकते हम, क्योंकि कभी कभी भीड़ इकट्ठा करना नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन मेशोविक पार्टी के लोगों का कहना था कि कृषकों का समाज है, किसानों का समाज है, इसमें सभी लोगों के लिए स्थान है, हम कोई अनुशासन वगैरह नहीं रखेंगे, क्योंकि किसी पर कंट्रोल कर हम किसी प्रकार की क्रांति नहीं ला सकते, ये उनका मानना था। तो अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1905 में ऐसा क्या हुआ कि इसने जार निकोलस यानी जार को एक तरीके से बता दिया कि जनता विद्रोह करने वाली है, तो जिसका नाम ही है क्रांति 1905 की। तो जार निकोलस 1905 होते होते मतलब ये निरंकुश राजा बन गया। एक मिनट, सॉरी, जार निकोलस निरंकुश हो गया। वह संसद के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखता था। वहाँ पर भी यानी कि संसद व्यवस्था जैसी कोई चीज़ होती थी, लेकिन वह संसद के प्रति किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं रखता था, जिसके कारण जो वहाँ पर उदारवादी समाज था वह मांग करता था कि इसकी निरंकुशता को समाप्त किया जाए और संविधान सभा की स्थापना की जाए। जिस प्रकार हमने फ्रांसीसी क्रांति में देखा कि जो सबसे पहली डिमांड लोगों की उठी वो थी संविधान सभा या संविधान की मांग, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों के पास निश्चित अधिकार होते हैं और उनसे कोई इन्हें छीन नहीं सकता है। तो उसी के दौरान हम एक टर्म देखते हैं यहाँ पे, खूनी रविवार। तो क्या हुआ इस खूनी यानी ब्लडी संडे को, ऐसा क्या हुआ कि ये बहुत फेमस, हम बोल सकते हैं कि बहुत फेमस एक दिन या एक घटना के रूप में हम पढ़ रहे हैं इसे। 1904 की बात है ये। वहाँ पर जो कीमतें थी बाज़ारों में किसी भी सामान का, किसी भी उत्पादन की जो कीमतें थी वो 20% तक बढ़ गई थी, और जो वास्तविक मजदूरी थी वो
बहुत ज़्यादा घटने लगी थी, मतलब 20% या उससे ज़्यादा घटने लगी थी ये वास्तविक मजदूरी। तो इसके कारण वहाँ के लोगों में विद्रोह की भावना आने लगी, क्योंकि जब लोग वास्तविक मजदूरी का अर्थ होता है कि वह अपनी ज़रूरतों का सामान भी नहीं खरीद सकते हैं अब। तो अगर वो अपनी ज़रूरतों का सामान, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो खाना की होती है, अगर वही नहीं वो खरीद सकते हैं तो वह किस प्रकार, क्यों अपनी सरकार के साथ होंगे। तो इसके कारण क्या, और इस समय और भी चीज़ें हुई कि फैक्ट्रियों से मजदूरों को निकाला जाने लगा, क्योंकि तनख्वाह लोग पूंजीपति वर्ग जो था या जिनकी फैक्ट्री उद्योग हुआ करती थी वहाँ वो लोग तनख्वाह नहीं दे पाए थे, इसलिए वो लोगों को निकाल रहे थे। तो इसी कारण क्या हुआ कि सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर में करीब 1,10,000 मजदूरों से भी अधिक लोगों ने हड़ताल कर दी। उस हड़ताल का जो नेता था वो था उनका फादर गैबोन। और उस हड़ताल पर जब पुलिस ने उसको रोकना चाहा, उस पर हमला किया, तो करीब 100 से अधिक लोग मरे और 300 से अधिक लोग घायल हुए। तो इस कारण भीड़ बहुत ज़्यादा हिंसक हो गई और हड़तालें और ज़्यादा बढ़ गई। लोगों ने विश्वविद्यालय जाना बंद कर दिया, ऑफिस जाना बंद कर दिया। तो और लोग संविधान सभा की मांग करने लगे, संघ की स्थापना की मांग करने लगे। तो इन्हीं कारणों से इसे ब्लडी संडे, क्योंकि संडे का ही दिन था ये, तो इसे ब्लडी संडे कहा जाने लगा, यानी खूनी रविवार। तो फाइनली जार ने उनकी बात को माना और मतलब उसने स्थापना कर दी ड्यूमा वहाँ की संसद को कहा जाता है। तो उसने ड्यूमा की स्थापना की, लेकिन पहले ही जो पहली ड्यूमा थी वो 75 दिनों के अंदर ही खारिज कर दी गई। तो फिर कहा गया कि सेकंड ड्यूमा जो होगा वो मतलब उसके लिए हम चुनाव करेंगे, उसकी स्थापना। उसके कुछ महीनों बाद जार ने क्या करा, उसे भी खारिज करके तीसरी ड्यूमा की स्थापना की और वह रूढ़िवादियों के साथ मिलकर उस पर नियंत्रण स्थापित करने लगा। मैं आपको रूढ़िवादी के बारे में बता चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा। किसी भी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपको हमेशा उसके स्टेप्स में 1 2 3 ही चलना चाहिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर आप सडनली सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे टर्म्स या वर्ड्स मैंने यूज़ किए जो पहली वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ। तो हम देख लेते हैं इसका जो कि इसका और क्या असर पड़ा उसके समाज पर। रूसी समाज की यह क्रांति को भड़काने में या उसको आगे बढ़ाने में किस प्रकार विश्व युद्ध ने अपना बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा हाथ था। तो आप जानते हैं कि विश्व युद्ध 14 से 18 मतलब 1914 से 1918 के बीच में 4 साल चला। तो विश्व युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक इसलिए माना जाता है कि जब युद्ध शुरू हुआ तो स्वयं जो देश युद्ध में थे और उसके अलावा और भी जो उसके साथ में धीरे धीरे ऐड हुए, उनका ऐसा मानना था कि यह कुछ महीनों का, स्पेशली रूसी जनता का ऐसा मानना था कि कुछ महीनों का युद्ध है और ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये युद्ध लंबा चला। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार युद्ध ने बदलाव लाया रूसी समाज में। पहले देख लेते हैं, इसमें 2 गठबंधन थे। पहला था केंद्रीय शक्तियाँ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थी, ठीक है। दूसरा था मित्र मंडल, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में इटली और रोमानिया भी इसमें ऐड हुए हैं। रोमानिया का यहाँ पे थोड़ा सा नाम कट गया है, तो आप याद रखिएगा। तो जब ये शुरू हुआ 14 में, तो बहुत इसका समर्थन मिला लोगों का, सेना का भी बहुत समर्थन मिला वहाँ रूसी सरकार को। लेकिन धीरे धीरे जब ये युद्ध लंबा चला और लोगों ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना शुरू कर दिया, तो लोग इससे परेशान हो गए। देखिए क्या क्या युद्ध का प्रभाव रहा है। जार के खिलाफ, पहली बात तो जार के खिलाफ लोग कैसे कि शुरू में तो वो ड्यूमा की सलाह लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सलाह लेनी बंद कर दी और वह निरंकुश हो गया। वह अपनी मर्जी से ही सेना को भेजता था, सारे निर्णय वह स्वयं लेता था। तो लोग और वहाँ की संसद खुद इस बात से परेशान हो गई थी। फिर है कि क्योंकि युद्ध लंबा चला, तो जो शुरू में लोगों का और सेनाओं का जोश था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और भी कारण है कि जिस प्रकार सेना हारती जा रही थी, और क्योंकि सेना कौन होती है, अलग से कहीं से बुलाए नहीं जाते, ये आम लोग ही होते हैं, यही सेना भर्ती किए जाते हैं। तो इनको भर्ती किया जाना ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये एक कारण था। दूसरा कारण था जर्मन विरोधी भावनाएं थी जो लोगों के मन में, क्योंकि जो मेन दुश्मन रूस की जनता जो मानती थी वो जर्मनी को मानती थी। तो वहाँ जो जार की पत्नी थी, यानी महारानी थी, जो वह जर्मनी मूल की थी, जिनका नाम था जरीना अलेक्जेंडर, हम जैसे एलेक्जेंड्रा बोल सकते हैं, ठीक है। तो लोग उसके खिलाफ हो गए और सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि एक जर्मन नाम था तो इसको बदल कर पेट्रोग्राद इसको रख दिया गया। एक रशियन वर्ड है ये। और इसके और भी जर्मन विरोधी भावनाएं मजबूत हो गई जब जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेना हारने लगी, मतलब वो कहते ना मुंह की खाने लगी। तो इसके कारण वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि युद्ध बहुत लंबा हो गया, क्योंकि अब युद्ध हो रहा है और
इसका उद्योगों पर असर ना पड़े ऐसा तो नामुमकिन है। तो क्या हुआ कि जितने भी उद्योग थे, छोटे और बड़े दोनों, ठप पड़ गए। ठीक है, सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ युद्ध में था। अनाज की कमी होने लगी। अनाज की कमी के कारण अक्सर अनाज की दुकानों पर लंबी लाइनें होती थी और दंगे होने शुरू हो जाते थे। और इसका और भी इसका हम देख सकते हैं, फ़र्क देखने को मिलता है कि 1916 में रेलवे नेटवर्क जो बहुत अच्छा विकसित हुआ था वो ख़त्म होने लगा, वो बर्बाद होने लगा। जो सेनाएं थी दूसरे देशों की, वो उसको बर्बाद करने लगी। और स्वयं रूसी सेना भी इनको बर्बाद कर दिया करती थी, ताकि जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सेनाएं थी वो रूस में एंटर ना कर पाए, उन्हें छिपने के लिए या उन्हें सहायता के लिए कोई ऐसी चीज़ ना मिले जो रूस को, जिससे वो कंट्रोल कर पाए। इसके अलावा क्या हुआ कि फिर फाइनली लोगों ने 1917 में रूस में क्रांति कर दी और 18 तक में ये युद्ध ख़त्म भी हो गया। मैंने आपको चैप्टर इजी पढ़ाने के लिए नोट्स बना दिया, ताकि पूरा, ऐसे तो आपको चैप्टर पूरा पढ़ना ही है स्कूलों में और वैसे भी आप एक बार पढ़िएगा, लेकिन जब आप नोट्स देख लेंगे तो आपको चैप्टर समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में जहां आपको जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं या जो डाउट्स हैं या कुछ भी चीज़ आपको बोलना हो, सजेशंस हो, तो आप बोल सकते हैं। थैंक यू।